आखिर मालदीव में वैसी शक्तियों की जीत क्यों हुई, जबकि भारत और मालदीव के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो भारत और मालदीव के संबंध अच्छे होने के बावजूद भी इंडिया आउट के नारे देने वाली पार्टी सत्ता में कैसे काबिज बदला। तो अगर हम बात करें, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे साथ बहुत सारे देश आज़ाद हुए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद हम आज़ाद हुए, हमारे साथ हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश आज़ाद हुए। जवाहरलाल नेहरू जी की जो विदेश नीति रही, वो विदेश नीति टिकी सह-अस्तित्व पे। सह-अस्तित्व कहने का मतलब है कि उस समय बहुत सारे देश जब आज़ाद हुए तो हमने एक नीति बनाई जिसके तहत आप अपने अस्तित्व में रहें, यानी आप अपने बाउंड्री में रहें, हम अपने बाउंड्री में रहें, ना हम आप पे कभी आक्रमण, मतलब हम आपको नहीं डिस्टर्ब करेंगे किसी तरीके से, और ना आप हमें डिस्टर्ब करेंगे। सह-अस्तित्व मतलब आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, आप भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। इस नीति पे जवाहरलाल नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं पीयूष। आज हम बात करेंगे भारत मालदीव संबंधों की। जी हाँ, आजकल बहुत चर्चा हो रही है भारत मालदीव संबंधों की, खास करके तब से जब मालदीव में अभी इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में जो कैंपेन डिजाइन किया गया वो इंडिया आउट का कैंपेन डिजाइन किया गया और स्लोगन भी काफ़ी लगे इंडिया आउट के, और जीत भी हुई उन्हीं पार्टी की जिन्होंने ये नारा लिया था। अब हम लोग ये इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मालदीव में वैसी शक्तियों की जीत क्यों हुई, जबकि भारत और मालदीव के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो भारत और मालदीव के संबंध अच्छे होने के बावजूद भी इंडिया आउट के नारे देने वाली पार्टी सत्ता में कैसे काबिज बनी। अब इसको हम लोग भारत की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको देखते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि मालदीव में हमारी जो पॉलिसीज है या वहाँ पे पॉलिटिकल जो क्राइसिस हुआ भारत के नज़रिए से, वो क्यों उत्पन्न हुआ। देखिए, अभी जो भारत में मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है और भी मतलब क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में एक सामंजस्य बनाया जा रहा है और इसका नाम इंडिया गठबंधन दिया जा रहा है। कुछ लोग इसे इंडी गठबंधन कह रहे हैं, कुछ INDI अपने अपने तरीकों से इसे परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाएं तो इस बात को समझना पड़ेगा कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जो नरेंद्र मोदी का एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, उसको चैलेंज करने के लिए जो क्षेत्रीय छोटी छोटी पार्टियां थी उसको एक चंक में, एक बकेट में आने की जरूरत थी। उन्होंने सारी पार्टियों ने इस जरूरत को समझा और एक साथ आए। अब समस्या ये उत्पन्न हुई कि सबके अपने अपने कुछ ना कुछ फायदे और नुकसान थे। फायदे और नुकसान इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किसी रीजन में कोई पार्टी मजबूत थी, किसी रीजन में कोई पार्टी मजबूत थी, और आपस में जब सामंजस्य बनाने की स्थिति में सारी पार्टियां एक साथ बैठी तो वहां पे भी भेद मतभेद की स्थिति भी पैदा हुई। उदाहरण के तौर पे हम बात करेंगे तो अगर हम बंगाल और पंजाब का उदाहरण लेते हैं तो बंगाल में ममता बनर्जी काफी मजबूत मानी जाती है और कांग्रेस वैसी स्थिति में नहीं है कि वो बार्गेन कर पाए, किंतु कांग्रेस चाहती है कि वहां उन्हें एक सम्मानजनक जो है वो सीट मिले। इसी चीज को हम जब आगे बढ़ाते हैं, इस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, तो लगभग भारत के हर कोने में यह स्थिति पैदा हो रही है और कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए जहां की आपसी लड़ाई जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। अब इस पूरे गणित को समझते हुए आप ये बात कहेंगे कि आप मालदीव की क्राइसिस को, जो भारत के नजरिए से क्राइसिस है, उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे और आप भारत की राजनीतिक विश्लेषण करने लगे। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी स्थिति जब पैदा होती है तो उसके समतुल्य कहीं कोई और स्थिति भी साथ में पैदा होती रहती है। तो अगर हम जो हमारे आसपास की स्थिति है उसको देखकर, उसको समझकर बाकी की स्थिति को हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। यही रीज़न रहा कि मैंने कोशिश की कि भारत की जो अभी स्थिति है, जो पॉलिटिकल स्थिति है, उसको उसी का एग्जाम्पल लेके हम मालदीव की स्थिति को समझाने की कोशिश करें। तो अब आपस में विवाद हुआ और हो सकता है
जैसे इंडिया गठबंधन एक मजबूत शेप लेता जा रहा है, लेकिन अंतिम समय में जैसे नीतीश जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, ममता बनर्जी का अपना नाराजगी है, इस तरीके से आप अखिलेश जी को लें तो उनका अपना नाराजगी है। एक समय आने के बाद हो सकता है कि जो ये ताकतें हैं वो एक नहीं हो पाए, एक चंक में नहीं आ पाए और सब लोग अलग अलग तरीके से चुनाव लड़े, सब अलग अलग तरीके से चुनाव लड़े। तो क्या होगा कि मोदी जी का रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इस तरीके से कि वो आसानी से चुनाव जीत सकते। अब मालदीव की जो स्थिति थी वो क्या थी? मालदीव में जो इंडिया के प्रति सेंटीमेंट है, इंडिया के प्रति जो भाव रखते हैं वहाँ के जो लोग हैं, वो बहुत अच्छा रखते हैं। भारत से उनको बिजनेस मिलता है, भारत से उनके संबंध अच्छे हैं, भारत ने कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे कि उनका संबंध खराब हो। कुछ एक ऐसे लोग हैं, जैसे अब हम आपकी बात करें तो हमारे ही पड़ोसी देश है पाकिस्तान। मालदीव की जो अगर हम रिलीजियस बैकग्राउंड के बारे में समझने की कोशिश करें तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जिसमें कि 98% जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी मान्यताओं को मानते हैं। अब उसमें पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि जो वहाँ के कट्टरपंथ जो विचारधारा है उसके बीज बोए जाएं, वो बाद में उसकी फसल काटी जाए, और उस फसल काटने की जो बात है उसकी कुछ हद तक पाकिस्तान सफल भी रहा है। उसमें जो कट्टरपंथ का जो बीज बोया गया था वो पनपने लगा है। अब जितनी कुछ ऐसे माइंडसेट के लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं, जो भारत विरोधी बात कर रहे थे, और वो उनकी संख्या बहुत कम है। आप इन शब्दों में कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनकी संख्या 15 से 20% होगी। लेकिन हुआ क्या कि जो भारत के प्रति जो स्नेह रखते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी, वो लोग, वो वोटर जो भारत के प्रति जो स्नेह रखते हैं, जो आदर का भाव रखते हैं, उन सभी पार्टियों में एक सामंजस्य की स्थिति पैदा नहीं हो पाई। अब सामंजस्य की स्थिति पैदा नहीं हो पाई तो वो सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अलग अलग तरीके से अपना चुनाव लड़े, और इन्होंने मजबूती से इंडिया आउट का नारा दिया, और 15 से 20% जो वोट का जो समीकरण था वो उनके साथ आया और वो चुनाव जीत गए। तो आप इस तरीके से पहले तो मालदीव का जो भारत के नजरिए से मालदीव क्राइसिस को जो अगर समझने की हम कोशिश करेंगे, हालांकि मालदीव के हिसाब से वो क्राइसिस नहीं है, पॉलिटिकल विक्ट्री है पॉलिटिकल पार्टी की। तो अगर उसको समझते हैं तो ये बात समझ में आती है कि एक राजनीतिक पार्टी जो कि एक नारे के साथ, एक एम्बिशन के साथ, एक पॉलिटिकल कैंपेन में एक पॉलिटिकल नारे के साथ आगे बढ़ी और उनको जीत मिला। अब हम इसके दूसरे सेगमेंट में चलते हैं, जहाँ पे हम समझते हैं कि जो अभी लक्षद्वीप में जो नरेंद्र मोदी ने विजिट किया, उसके बाद वहाँ के मंत्रियों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे टिप्पणी की, उसके बाद लगातार बाइकॉट लक्षद्वीप के ट्रेंड किया ट्विटर पे, और खासा नाराजगी भी भारत के लोगों में देखने को मिली। अब इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो हमें इमोशनल नहीं होना पड़ता है। आप लक्षद्वीप को बिल्ड कीजिए, आप लक्षद्वीप को बहुत अच्छा बनाइए, बहुत बेहतर बनाइए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एक लेवल पे वहाँ के जैसे मंत्रियों को बर्खास्त किया गया, जो जिन्होंने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था, आपत्तिजनक ट्वीट किया था, उन्हें बर्खास्त किया गया, तो आपको भी थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा मालदीव के प्रति। अगर आप सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे तो वो चाइना की गोद में चला जाएगा। अगर मालदीव चाइना की गोद में चला जाता है, और उससे इतर मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर वो यूएसए के साथ कोलैबोरेट हो जाता है, वो अपना स्पेस दे देता है यूएसए को सैनिक रखने के लिए और उन सारी चीज़ों के लिए, तो आप एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस में चले जाएंगे, और उससे निपटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अब हम समझते हैं कि हमारा जो जिस तरीके से हमारी जो विदेश नीति रही है उसको समझते हैं, और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो दक्षिण एशिया में जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारा संबंध कैसा रहा है,
उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, और मालदीव की भी जो स्थिति उत्पन्न हुई वो आगे हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं और हमारा नजरिया क्या आता है हमारे पड़ोसी देशों के प्रति। तो हमारा जो पूरा विदेश नीति है वो 3 चीजों पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहा है। नंबर 1, सुरक्षा। सुरक्षा की बात करें तो हम कभी भी पड़ोसी देश, हम चाहते हैं, हम आश्वस्त करते हैं कि पड़ोसी देश की सुरक्षा और इंटीग्रिटी जो है वो कायम रहे, और हम उनके आंतरिक मामलों में, उनके सुरक्षा में, उनके आंतरिक मामलों में हम दखल न दें। तो ये हमारा पहला मांग होता है। दूसरी चीज जो होती है वो आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पड़ोसी देश के साथ मिलकर सामंजस्य बनाकर काम करें और एक दूसरे के आर्थिक विकास में सहयोगी हों। कुछ योजना, परियोजना जो कुछ भी हमें चलानी हो, हम उस देश के साथ मिलकर चला सके, उनका भी विकास हो और हमारा भी विकास हो। तीसरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है राजनीतिक स्थिरता। अब राजनीतिक स्थिरता इस तरीके से कहें कि आपके जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके देश में एक राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं पाकिस्तान की स्थिति को देख के। अगर पाकिस्तान राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं होता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स होगी, हमारे देश के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे उन ताकतों को बल मिलेगा। जैसे अगर आप डिप्लोमेटिकली कोई एक लीडर वहाँ जीत के आता है जिसमें कि सेना का कोई हाथ नहीं होता है, लोगों का एस्पिरेशन के साथ वो अगर जीत के आता है, तो एक डिप्लोमेटिकली टॉक के लिए हम तैयार हो सकते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो वो ताकतें भी, वो कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो जाएगी और वो बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री जाके वो काम करना शुरू कर देगी। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ, उनके कंट्री में खास करके जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो। तो इन 3 चीजों पे हमने आपसे बात किया कि ये 3 फैक्टर जो है हमारी विदेश नीति का जो है वो उद्देश्य है। अब हम लोग समझते हैं कि हमारी विदेश नीति कैसे कैसे कब हमने उसको मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। विदेश नीति हमने बदली नहीं, लेकिन उसका कुछ स्वरूप, उसका ढांचा कुछ हद तक बदला। तो अगर हम बात करें, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे साथ बहुत सारे देश आज़ाद हुए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके कुछ दिनों के बाद हम आज़ाद हुए, हमारे साथ हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश आज़ाद हुए, कुछ हमसे अलग होके आज़ाद हुए। तो इस तरीके से हमारे आसपास भी बहुत सारे देश थे वो आज़ाद हुए। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो विदेश नीति रही, वो विदेश नीति टिकी सह-अस्तित्व पे। सह-अस्तित्व कहने का मतलब है कि उस समय बहुत सारे देश जब आज़ाद हुए तो हमने एक नीति बनाई जिसके तहत आप अपने अस्तित्व में रहें, यानी आप अपने बाउंड्री में रहें, हम अपने बाउंड्री में रहें, ना हम आप पे कभी आक्रमण, मतलब हम आपको नहीं डिस्टर्ब करेंगे किसी तरीके से और ना आप हमें डिस्टर्ब करेंगे। सह-अस्तित्व मतलब आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, आप भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। इस नीति पे जवाहरलाल नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ी। उसके बाद जब इंदिरा जी की बात आई तो इंदिरा जी ने जो है वो थोड़ा सा उसका जो आयाम है वो बदला। उन्होंने जो है वो पारस्परिक संबंधों पे बात की। पारस्परिक संबंधों में हुआ कि जिसमें आपका भी फायदा हो सके। रही बात फायदे की तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं जिसमें कि आपका भी आर्थिक फायदा हो और हमारा भी आर्थिक फायदा हो, यानी हम दोनों देश मिलके कुछ अच्छा कर सके। हम आपसे कुछ आयात कर सकते हैं, हम आपसे कुछ निर्यात कर सकते हैं और हम दोनों का पारस्परिक आर्थिक विकास हो पाए। तो इंदिरा जी के समय जो आते आते इस तरीके की बात हुई और हमारा फॉरेन पॉलिसी जो रहा वो पूरी तरीके से पारस्परिक संबंधों के ऊपर जोर दिया गया। अब 90 का दौर आया। 90 के दौर में इंद्र कुमार गुजराल ने एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया उन्होंने
उन्होंने कहा कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनको अपेक्षा से ज़्यादा दिया जाए और इससे बहुत फ़ायदा भी मिला। उससे फ़ायदे के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश के साथ जो है हमने गंगा जल संधि की, नेपाल के साथ हम महाकाली समझौता किए और ये दोनों जो संधि और समझौता है किसी दूसरे वीडियो में हम समझाएंगे कि इनका क्या इम्पोर्टेंस रहा और ये क्यों हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा डिप्लोमेटिकली भी और जियोपॉलिटिक्स की भी नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो। अब हम आगे बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की। तो हाँ, हम आगे अब बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की। हम आगे बात करेंगे अब नरेंद्र मोदी जी की। तो नरेंद्र मोदी, अब हम आगे बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरू किया अपने फॉरेन पॉलिसी में जो एडिशन किया कि पड़ोसी प्रथम, यानी हम पड़ोसी को ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा महत्व देंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। उसका एक और कारण था कि जो हमारे पड़ोसी थे उन पे जो एक्सटर्नल जो कंट्रीज थे, जो बाहरी देश थे, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था। अगर हम उस इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते थे और हम अपने पड़ोसी को अपने साथ रखना चाहते थे तो उसमें सबसे बड़ा योगदान तभी होता है जब हम पड़ोसी प्रथम के स्थिति में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस बात को भी समझना पड़ेगा कि बहुत सारी जो भारत की योजनाएं हैं, माफ कीजिएगा, भारत की जो बहुत सारी परियोजनाएं जो है वो विदेशों में है, पड़ोसी देशों में है, जो चल रही है वो बहुत स्लो चल रही है। उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है, उसको रफ्तार देने की ज़रूरत है। उससे एक जो संबंध है वो संबंध भी अच्छा होगा, हमारा ट्रस्ट भी बढ़ेगा। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों को अपने जो लोकल इश्यूज हैं उससे ऊपर उठ के जो राष्ट्रीय इश्यूज है उस पर ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। अब उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश और हमारे बीच में एक समझौता होने वाला था जिसको कि हम लोग तीस्ता जल परियोजना का समझौता होने वाला था, लेकिन भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में वो समझौता वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पड़ोसी देशों में हमारी बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं वो डिले चल रही है। मतलब उनकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि उसकी स्पीड को तेजी में पड़ोसी देशों के साथ जो पड़ोसी देशों में जो हमारी परियोजनाएं हैं वो उतनी रफ्तार से नहीं चल रही है जितनी रफ्तार से चलनी चाहिए। अरे न्यूज बना रहे हैं 10 मिनट में कॉल कीजिए। पड़ोसी देशों में जो हमारी परियोजनाएं हैं वो उतनी रफ्तार से नहीं चल रही है जितनी रफ्तार से चलनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वो रफ्तार जो है वो हमें बढ़ानी चाहिए जिससे कि हम उनका विश्वास भी जीत पाए। अब एक और बात जिसपे कि हम लोग को थोड़ा सा इस पे भी एनालिसिस करना चाहिए कि हम लोग को लोकल जो इंटरेस्ट है उससे ऊपर उठ के नेशनल इंटरेस्ट पे भी बात करनी चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग समझते हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाने की वजह से जो तीस्ता समझौता हो सकता था हमारे और बांग्लादेश के बीच में वो नहीं हो पा रहा है। तो उससे क्या होता है कि जो आपका ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए आपके पड़ोसी देशों में वो नहीं हो पाता है, और हम लोग मतलब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सत्ता में हैं राज्यों में, उनका भी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी हो सके। अगर ये पार्टी क्यों जीती मालदीव में जिन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया, अगर भारत ने अपना नैरेटिव सही से आम जनमानस में से सोच में डाल दिया है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, अगले वीडियो में हम जियोपॉलिटिक्स की ऐसे ही मुद्दों को आप तक लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए